डियर स्टूडेंट्स, अगला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। इसका नाम है हिडन सरफेस एलिमिनेशन मेथड्स और दूसरा नाम से भी इसको जाना जाता है विजिबल सरफेस डिटेक्शंस। तो मैंने देखो लास्ट लेक्चर में भी आपको थोड़ा सा हिंट दिया था कि जैसे ये मार्कर है, स्केच है, आप इसे देख रहे हो तो देखो इसका कैप, ये टॉप पॉइंट, ये आपको दिखाई दे रहा है क्योंकि ये आपके सामने है। इसके नीचे का पोर्शन आपको नहीं दिख रहा है। अगर आप देखो इसको तिरछा करते हो तो देखो साइड की विजिबल ये सरफेस आपको दिखाई देती है। तो जो चीजें आपके फ्रंट में है, जो चीज आपके सामने है, फ्रंट में है, वो विजिबल होनी चाहिए। जो इसके पीछे है वो हिडन होनी चाहिए। तो एक्चुअली यही सीन है, हम देखते हैं ऐसा ही होता है। बट कभी कभी ऐसा होता है जब हम इसको 3D एनवायरमेंट से जब प्रोजेक्शन करते हैं, तो प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है, 3D एनवायरमेंट से ऑब्जेक्ट को 2D एनवायरमेंट में लेके जाना। तो जब ऑब्जेक्ट 3D एनवायरमेंट से 2D एनवायरमेंट में जाती है, मतलब कि पिक्चर पेंट होती है, तो उसमें कभी कभी ऐसा होता है कि हिडन सर्फेसेस भी आ जाती हैं, विजिबल हो जाती हैं उनको ड्रॉ करने में। तो उससे क्या होता है कि पिक्चर की शेप डिस्टॉर्ट हो जाती है और पिक्चर खराब हो जाती है। तो इसलिए हम एल्गोरिथम्स यूज करते हैं, इनका नाम है हिडन सरफेस एलिमिनेशन एल्गोरिथम्स या फिर विजिबल सरफेस डिटेक्शन एल्गोरिथम्स। तो ठीक है, ये हमारा टॉपिक है। देखो इसमें जो है दो तरीके के मेथड्स होते हैं। ठीक है, ये एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। दो तरह के मेथड्स होते हैं। एक मेथड होता है, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट स्पेस मेथड्स, ऑब्जेक्ट स्पेस मेथड्स, और दूसरा है बच्चों इमेज स्पेस मेथड्स, इमेज स्पेस मेथड्स। तो देखो ये ऑब्जेक्ट स्पेस मेथड, कभी कभी इसके ऊपर क्वेश्चन बन जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट स्पेस मेथड एंड इमेज स्पेस मेथड्स। तो ऑब्जेक्ट स्पेस मेथड्स का मतलब ये होता है कि जब आप प्रोजेक्शन करते हो तो 3D एनवायरमेंट से ऑब्जेक्ट को लेकर के हमें 2D एनवायरमेंट में लेके जाना, मतलब कि हम उसको कंप्यूटर पर लेके जा रहे हैं, स्क्रीन में लेके जा रहे हैं, तो 2D एनवायरमेंट में लेके जा रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट स्पेस मेथड ये कहता है कि जो हमारी एल्गोरिथम्स हैं वो 3D एनवायरमेंट में ही काम कर देती हैं। मतलब कि जब हमने रियल सीन को हम देख रहे हैं, 3D एनवायरमेंट में पिक्चर को देख रहे हैं, तो वहीं पर हम ये हिडन सरफेस एल्गोरिथम्स को लगा देते हैं। वहीं पर जो हिडन सरफेसेस है, बैक फेसेस, जिसको हम बैक फेस भी बोलते हैं बच्चों इसको, ठीक है, इसका एक और नाम है बैक फेस एल्गोरिथम्स, बैक फेस एल्गोरिथम्स। तो बैक फेस आइडेंटिफिकेशन एंड एलिमिनेशन एल्गोरिथम्स, तीनों नेम जो ऑल्टरनेटिवली यूज होते हैं। तो ऑब्जेक्ट स्पेस ये कहता है कि जो 3D एनवायरमेंट में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, वहीं पर आप बैक फेसेस को, हिडन सरफेसेस को या विजिबल सरफेसेस को आइडेंटिफाई कर लीजिए, और जो फाइनल ऑब्जेक्ट बनेगा उसको आप स्क्रीन पर या 2D एनवायरमेंट में पेस्ट कर दीजिए। इसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट स्पेस मेथड्स। ऑब्जेक्ट के एंड पर ही आप हिडन सरफेसेस को आइडेंटिफाई करके एलिमिनेट कर दीजिए। इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट स्पेस। इमेज का, इसका नाम है इमेज। देखो समझ लीजिए, ऑब्जेक्ट का मतलब 3D, इमेज का मतलब 2D। ठीक है, तो इमेज स्पेस का मतलब है 2D। मतलब कि पहला यह है कि आपका 3D एनवायरमेंट से ऑब्जेक्ट को उठा करके आप 2D एनवायरमेंट में स्क्रीन पर ले आइए। उसके बाद फिर हम देख लेंगे कि भाई इसमें कौन से बैक फेसेस हैं या हिडन सरफेस हैं, उनको आइडेंटिफाई करके हम एलिमिनेट करेंगे। तो जहां हम रियल सीन को देख रहे हैं वहीं पर हम एल्गोरिथम को लगा रहे हैं, तो हम ऐसे मेथड्स को बोलते हैं ऑब्जेक्ट स्पेस मेथड्स। जब हमने 3D एनवायरमेंट में से ऑब्जेक्ट को उठा के 2D एनवायरमेंट में ले आए, ये हमने देखा ही नहीं कि उसमें क्या बैक फेस है, क्या फ्रंट फेस है। फिर जब वो पिक्चर स्क्रीन पर आ गई है, आपके कंप्यूटर में आ गई है, आपके 2D एनवायरमेंट में आ गई है, 2D प्लेन में आ गई है, तब आप उसके ऊपर हिडन सरफेस एल्गोरिथम्स को अप्लाई करोगे। तो ऐसे मेथड्स को हम बोलते हैं इमेज स्पेस मेथड्स। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे दो कैटेगरी होगी, इनको आप पढ़ लीजिएगा, थोड़ा इनके ऊपर भी क्वेश्चन बन जाता है। अब देखो हम एक एल्गोरिथम शुरू कर रहे हैं। ठीक है, एल्गोरिथम का नाम है, पहली एल्गोरिथम जो हमारी है हिडन सरफेस एलिमिनेशन एल्गोरिथम्स, विजिबल सरफेस या बैक फेस। पहली एल्गोरिथम हमारी, इसका नाम है बच्चों प्रायोरिटी एल्गोरिथम, प्रायोरिटी एल्गोरिथम। इसको हम बोलते हैं बच्चों प्रायोरिटी एल्गोरिथम, प्रायोरिटी एल्गोरिथम, या फिर हम इसको बोलते हैं बच्चों पेंटर्स एल्गोरिथम। इसके ये दो नाम से जानी जाती है, पेंटर्स एल्गो, दोनों नाम से पूछी जाती है। एग्जाम में पूछ लिया जाएगा व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ प्रायोरिटी एल्गोरिथम या एक्सप्लेन पेंटर्स एल्गोरिथम। तो आप समझ रहे हो दोनों एक ही बात है। ठीक है, तो इसका नाम है पेंटर्स एल्गोरिथम। तो पेंटर एल्गोरिथम में वो कंसेप्ट यूज किया जाता है जो कोई पेंटर अपनी पेंटिंग करते समय चीजों को यूज करता है, कंसेप्ट्स को यूज करता है। ठीक है बच्चों, तो देखो प्रायोरिटी एल्गोरिथम, पेंटर्स एल्गोरिथम। देखो पेंटर एल्गोरिथम क्या करता है, देखो पहले मैं पेंटर का कंसेप्ट बताऊं, आपको पता होगा, जो लोग पेंटिंग करते होंगे उनको पता होगा, नहीं भी करते होंगे तो ये कॉमन सी बात है, ये कंसेप्ट आपको पता होगा। पेंटर क्या करता है, देखो सबसे पहले वो
ये हमारा कैनवास है, मान लीजिए यहां पर हमें कोई पेंटिंग पेंट करनी है। तो हम कोई सीनरी पेंट नहीं कर रहे हैं, हम छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए मुझे एक ट्राइंगल पेंट करना है और एक रेक्टेंगल पेंट करना है, ठीक है, समझने के लिए हम ले रहे हैं। ये हमारा कैनवास है, इस कैनवास पे मुझे एक ट्राइंगल पेंट करना है, एक रेक्टेंगल पेंट करना है। ओके, तो पेंटर क्या करता है, देखो सबसे पहले पेंटर ये करता है कि वो जो हमारा ये कैनवास होता है, इस पूरे कैनवास को जिस कलर से पेंट करना है वो उससे पेंट कर देता है, जिसको हम बैकग्राउंड कलर बोलते हैं। ठीक है ना बच्चों। तो मान लीजिए पूरे बैकग्राउंड कलर को, पूरे इस कैनवास को उसने मान लीजिए व्हाइट कलर से पेंट कर दिया। तो जो ये कलर है बच्चों, ये जो है मान लीजिए व्हाइट कलर से, उसने पूरे को व्हाइट कलर से पेंट कर दिया। ऐसा नहीं करेगा वो कि छोड़ छोड़ के करेगा कि मेरा यहां पर ट्राइंगल आने वाला इसको छोड़ेगा, रेक्टेंगल आने वाला इसको छोड़ेगा। नो, वो पूरे बैकग्राउंड को व्हाइट कलर से पेंट कर देगा। ठीक है, ये तरीका यूज किया जाता है। उसके बाद अब वो देखेगा कि अब वो ये देखता है, अब वो प्रायोरिटी डिसाइड करता है, इसलिए इसका नाम है प्रायोरिटी एल्गोरिथम। ये देखेगा कि हमारे सीन में कितने कंपोनेंट्स हैं, कितने ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको ड्रॉ करना है। तो हमारे सीन में 2 ऑब्जेक्ट हैं, एक है ट्राइंगल और एक है रेक्टेंगल, और एक था बैकग्राउंड। तो बैकग्राउंड तो सबसे पहले पेंट कर दिया। तो देखो हमारे पास 3 चीजें जिनको हमें पेंट करना है। पहले हमें करना है किसको, बैकग्राउंड कलर को। दूसरा हमें करना है एक ट्राइंगल को, एक रेक्टेंगल को। ठीक है, एक ट्राइंगल को, और तीसरा हमारे करना है रेक्टेंगल को। तो अब देखो बच्चों, करना क्या होता है, इसमें प्रायोरिटी डिसाइड करता है कि किस कंपोनेंट की प्रायोरिटी ज्यादा है। जिस कंपोनेंट की प्रायोरिटी ज्यादा, मतलब कि इसको पेंट करना ज्यादा जरूरी है, ठीक है, सबसे पहले उसको पेंट करेगा। ठीक है, तो जिसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा कलर प्रायोरिटी किसकी होगी, बीजी कलर की। ये सारे कंपोनेंट पहले अपने माइंड में सेट करेगा पेंटर कि मुझे एक तो बैकग्राउंड कलर रखना है, फिर मुझे एक ट्राइंगल बनाना है, फिर मुझे एक रेक्टेंगल बनाना है। सबसे पहले वो प्रायोरिटी डिसाइड करेगा कि सबसे पहले मुझे बीजी कलर को करना है, उसके बाद मान लीजिए मुझे ट्राइंगल को करना है, और उसके बाद मुझे रेक्टेंगल को करना है। तो इनकी प्रायोरिटी पहले डिसाइड कर चुका है। तो सबसे पहले उसने बैकग्राउंड कलर को पेंट कर दिया, मान लीजिए व्हाइट कलर से कर दिया। मैं करके नहीं दिखा रहा हूं यहां पे, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। तो मान लीजिए व्हाइट कलर से पूरा पेंट हो गया। अब अगला उसको क्या करना है, ट्राइंगल पेंट करना है। तो वो क्या करेगा, ट्राइंगल को पेंट कर देगा, जहां पर भी उसको बनाना है, जो उसकी लोकेशन होगी। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से, जगह के हिसाब से वो उसको पेंट कर देगा। मान लीजिए ये जो है इस तरह से हमने इसको शो कर दिया, ये तिरछी लाइन से हमने इसको शो कर दिया। ये ट्राइंगल जो है हमारा पेंट हो गया। ठीक है बच्चों, अब अगली प्रायोरिटी क्या होगी, देखो अगली प्रायोरिटी, नेक्स्ट प्रायोरिटी किसकी है, नेक्स्ट प्रायोरिटी है किसकी, रेक्टेंगल की। अब मान लीजिए रेक्टेंगल जो है वो ट्राइंगल के ऊपर आ रहा है। अगर देखो ये रेक्टेंगल ट्राइंगल के ऊपर नहीं आ रहा, मान लीजिए रेक्टेंगल जो है हमें यहां ड्रॉ करना है, तो हमने यहां कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो कोई इश्यू नहीं है। आप चाहे तो पहले ट्राइंगल को पेंट कर दो, चाहे रेक्टेंगल को पेंट कर दो, कोई इश्यू नहीं है। प्रॉब्लम तब आती है जब चीजें एक दूसरे के ऊपर आती हैं। जैसे मान लीजिए बैकग्राउंड के ऊपर ट्राइंगल आना है, तो अब आपको पहले बैकग्राउंड करना है कि ट्राइंगल करना है, ये डिसाइड करना पड़ेगा ना। तो हमें ट्राइंगल को ऊपर रखना है, तो पहले बैकग्राउंड करना पड़ेगा, तभी तो उसके ऊपर ट्राइंगल दिखाई देगा। अगर मैं पहले ट्राइंगल पेंट कर दूंगा, फिर उसके ऊपर बैकग्राउंड कलर पेंट कर दूंगा, तो बैकग्राउंड कलर दिखाई देगा। ठीक है, तो ये चीज है। तो आपको कंपोनेंट्स की प्रायोरिटी डिसाइड करनी पड़ती है, और वो ये प्रायोरिटी तब मैटर करती है जब चीजें ओवरलैप करती हैं। ठीक है, तो जैसे यहां पर ये दोनों चीजें अलग अलग हैं, तो इनकी प्रायोरिटी मैटर नहीं कर रही। चाहे तो आप पहले इसे ड्रॉ करो, चाहे पहले इसे ड्रॉ करो, नो इश्यू। लेकिन मान लीजिए कि रेक्टेंगल जो है इसके ऊपर आने वाला है, इतना पोर्शन, तो अब रेक्टेंगल मतलब कि ट्राइंगल नीचे रहे और रेक्टेंगल ऊपर रहे, तो हम इसको इस तरह से पेंट करेंगे। ठीक है, इस तरह से पेंट करेंगे, पूरे रेक्टेंगल को हम इस तरह से पेंट कर देंगे। और ये जो हिस्सा है इसका, ये वाला जो हिस्सा था रेक्टेंगल का, वो और ट्राइंगल का, वो रेक्टेंगल के नीचे आ जाएगा। तो बच्चों आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आसान है बस, इसीलिए इसको हम बोलते हैं प्रायोरिटी बेस। तो आप देख रहे हो कि ट्राइंगल का कुछ हिस्सा जो है वो रेक्टेंगल के नीचे आ गया है। तो ये हमारा कंसेप्ट है, इसी को हम बोलते हैं पेंटर्स एल्गोरिथम। तो पेंटर्स एल्गोरिथम ये कहती है कि हम हमारे सीन में जितने कंपोनेंट्स होते हैं, उन कंपोनेंट्स की प्रायोरिटी को डिसाइड किया जाए, कौन से कंपोनेंट को पहले पेंट करेंगे, कौन से कंपोनेंट को बाद में पेंट करेंगे, और उनकी प्रायोरिटी के बेस पर हम 1 बाय 1 उनको पेंट करते चले जाते हैं। यही एल्गोरिथम हमारी पेंटर्स एल्गोरिथम का कंसेप्ट है। अब इसमें 1-2 रूल्स लगते हैं, ये तो होगा थ्योरेटिकल कंसेप्ट। अब इसमें जो है 1-2 रूल्स लगते हैं, उन रूल्स को देख लेते हैं। ठीक है, देखो रूल क्या होता है। देखो मैंने अभी आपको क्या बताया कि जब अगर मान लो 2 कंपोनेंट हैं, ठीक है, अगर आपके पास 2 कंपोनेंट हैं और दोनों कंपोनेंट आपस में ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, 2 कंपोनेंट आपस में ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, तब तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो आप किसी भी कंपोनेंट की प्रायोरिटी कुछ भी सेट कर सकते हो। लेकिन अगर आपके कंपोनेंट्स ओवरलैप कर रहे हैं, तब आपको उनकी प्रायोरिटी डिसाइड करनी पड़ती है। अब प्रायोरिटी आप कैसे डिसाइड करोगे,
देखो अगर हम खुद एज ए ह्यूमन बीइंग काम कर रहे हैं तो हम देख के अपने माइंड को यूज करके इसको डिसाइड कर सकते हैं कि जैसे मेरे देखो अब ये मान लीजिए ये एक पेन है, ठीक है, और पेन के नीचे मान लीजिए कि ये एक जो है कैप है, ठीक है, पेन के नीचे एक कैप है। तो ऑब्वियसली हम अपना कॉमन सेंस यूज करके डिसाइड कर सकते हैं कि जो ये कैप है ये नीचे रहेगा, पेन ऊपर रहेगा। मतलब कि पहले मैं कैप को पेंट करूंगा, उसके ऊपर मैं ये पेन या मार्कर को पेंट करूंगा। ये हमारा कॉमन सेंस है, लेकिन हमने अपना माइंड यूज किया, हमने कंसेप्ट यूज किया। लेकिन कंप्यूटर क्या करेगा, कंप्यूटर भी तो अपना कंसेप्ट यूज करेगा, माइंड यूज करेगा। उसके लिए उसको बताना पड़ेगा, तभी तो वो समझेगा। क्योंकि मैं सीख चुका हूं तो मैंने अपने माइंड से यूज कर लिया। कंप्यूटर को भी तो सिखाना पड़ेगा, तभी तो ऐसा कर पाएगा। तो कंप्यूटर के लिए हमें एल्गोरिथम बतानी पड़ेगी, स्टेप्स बताने पड़ेंगे कि कंप्यूटर कैसे डिसाइड करेगा कि दो चीजें हैं, उसमें किसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी, किसकी प्रायोरिटी कम होगी। तो उसके लिए यहां पर रूल्स होते हैं, तो उन रूल्स को यूज किया जाता है। तो रूल्स के लिए यूज किया जाता है क्या बच्चों, इसको हम बोलते हैं मिनी मैक्स टेस्ट। इसको हम बोलते हैं बच्चों, जो पेंटर्स एल्गोरिथम में टेस्ट यूज होता है, इसको हम बोलते हैं मिनी मैक्स टेस्ट, या फिर हम इसको बोलते हैं बॉक्सिंग टेस्ट। बॉक्सिंग टेस्ट भी इसको बोला जाता है। तो पेंटर्स एल्गोरिथम में जो टेस्ट है, जो आपके कंपोनेंट्स की प्रायोरिटी को डिसाइड करता है, इस टेस्ट को हम बोलते हैं मिनी मैक्स टेस्ट या फिर बॉक्सिंग टेस्ट। तो बॉक्सिंग टेस्ट क्या है, जैसे इसका नाम ही है बॉक्स। हम क्या करते हैं, हमारे 2D प्लेन में दो बॉक्स लेते हैं, एक बॉक्स ये लिया और एक बॉक्स ये लिया, ठीक है। ये हमारा है बॉक्स नंबर 1 और ये है बच्चों बॉक्स नंबर 2। अब हम जिन दो कंपोनेंट्स की प्रायोरिटी को डिसाइड कर रहे हैं, उन दोनों कंपोनेंट्स को हम इन बॉक्स के अंदर रखते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास एक तो ये ट्राइंगल है, इसकी प्रायोरिटी, और एक मान लीजिए एक ऐसे कोई भी एक कॉम्प्लेक्स एक कनकेव पॉलीगन है। मान लीजिए ये कॉन्वेक्स पॉलीगन है और एक कनकेव पॉलीगन है। ये दो पॉलीगन है, ये मुझे पेंट करने हैं। अब मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूं कि इनकी किसकी प्रायोरिटी हाई है, तो हम क्या करते हैं, बॉक्सिंग टेस्ट करते हैं। बॉक्सिंग टेस्ट में क्या होगा, इस ट्राइंगल को हम इस बॉक्स के अंदर रखेंगे, इस शेप को इस बॉक्स के अंदर रखेंगे, ठीक है। और इन बॉक्स का साइज इतना होगा कि ये ऑब्जेक्ट एक्स और वाई डायरेक्शन में एग्जैक्टली इसमें फिट हो जाए, ठीक है बच्चों। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। देखते हैं, जैसे मान लीजिए ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल मैंने इसके अंदर रखा, तो आप देख रहे हो कि ये ट्राइंगल छोटा है, तो मैंने ट्राइंगल इसको यहां पर रखा। ये ट्राइंगल इतना है, तो देखो जो मैं बॉक्स, ये मान लीजिए इतना ट्राइंगल है, तो मैं बॉक्स इतना बड़ा ही लूंगा कि वो एक्स और वाई डायरेक्शन दोनों डायरेक्शन में एग्जैक्टली इस पे फिट हो जाए, ठीक है। तो ये देखो इतना बड़ा बॉक्स रहेगा। तो इसकी बॉक्स की हाइट और विड्थ फिक्स नहीं होती है, इसकी बॉक्स की हाइट एंड विड्थ फिक्स होती है किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट की एक्स और वाई की वैल्यू के अकॉर्डिंग। तो इस ट्राइंगल के एक्स वाई वैल्यू मैक्सिमम मिनिमम कितने, उसके हिसाब से हम इस बॉक्स को बनाते हैं। बॉक्स नंबर 1 ये आ गया। दूसरा शेप ये है बच्चों, ठीक है, इस शेप को भी हम बना लेते हैं। तो इसमें भी देखो मैक्सिमम और मिनिमम एक्स वाई की वैल्यू आपको दी जाएगी, ठीक है। तो उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, यहां पर हमारे बॉक्स को डिसाइड कर लेंगे, ठीक है। तो बॉक्स इस तरह से हमारा बन जाएगा, ये हमारा होगा बॉक्स नंबर 2, ठीक है। अब इन दोनों बॉक्स के ऊपर हम कंपैरिजन करते हैं। ये हमारा बॉक्स 1 बॉक्स 2। तो देखो बॉक्स 1 की देखो ये एक्स मिनिमम वैल्यू होगी, इसको हम बोलेंगे एक्स मिनिमम वैल्यू, सॉरी वाई मिनिमम वैल्यू, और इसको हम बोलेंगे बच्चों वाई मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। ये बॉक्स 1 की एक्स मिनिमम वैल्यू और ये बॉक्स 1 की एक्स मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। इसी तरह से यहां पर ये बॉक्स 2 की एक्स मिनिमम वैल्यू, बॉक्स 2 की एक्स मैक्सिमम वैल्यू, ऐसी ये वाली वैल्यू आ जाएगी बॉक्स 2 की वाई मैक्सिमम और वाई मिनिमम, ठीक है बच्चों। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा आसानी से, ज्यादा टफ कंसेप्ट नहीं है, इजीली आप देखोगे, इजीली आपको समझ में आ जाएगा। तो यहां पर आपको टेस्ट लगाने हैं, रूल्स लगाने हैं, ठीक है। तो रूल्स लगाने हैं, रूल्स में हमें क्या चेक करना है, रूल्स में हम ये चेक करेंगे कि अगर इफ, पहला टेस्ट क्या है, देखो टेस्ट नंबर 1, पहला टेस्ट क्या है, इफ हम लिखेंगे इफ वाई मिनिमम ऑफ बॉक्स 1 इज ग्रेटर देन वाई मैक्सिमम ऑफ बॉक्स 2। ये रूल नंबर 1 है। आपको जो डिटेल नोट्स आपको मिलेंगे, उस नोट्स में सारी रूल्स आपको अच्छी तरीके से मिलेंगे, वहां आप देख सकते हो। मैं आप यहां पर समझाने के लिए दिखा रहा हूं आपको। तो अगर देखो बॉक्स 1 का जो वाई मिनिमम वैल्यू है, थोड़ा इंटरचेंज कर लेते हैं समझने के लिए। ये B2 है, मान लीजिए ये B1 है, क्योंकि इन दोनों पे अप्लाई होगा। ये B1 है, B2 है। तो देखो ये क्या कर रहा है, B1 का वाई मिनिमम वैल्यू। तो B1 का वाई मिनिमम वैल्यू कौन सा है बच्चों, ये वाला सॉरी, B1 का वाई मिनिमम वैल्यू कौन सा बच्चों, ये वाला। वाई मैक्स वैल्यू B2 का कौन सा है, वाई मैक्स वैल्यू B2 का ये वाला है। B1 का वाई मिनिमम वैल्यू कौन सा है बच्चों, ये वाला। B2 का वाई मैक्स वैल्यू B1 का कौन सा है, वाई मैक्स वैल्यू B2 का ये वाला। वाई मैक्स वैल्यू B2 का कौन सा है बच्चों, ये वाला। वाई मैक्स वैल्यू B2 का ये वाला है।
ठीक है, ये वाला, ठीक है। तो अगर देखो ये वैल्यू इससे ज्यादा होगी, मान लो ये वैल्यू इससे ज्यादा होती तो ये बॉक्स कहीं यहां पर होता ऐसे, ठीक है। क्योंकि ये वाली वैल्यू अगर इस वैल्यू से ज्यादा होती तो ऑब्वियसली ऊपर होता, ये यहां पर होता, तो ये बॉक्स ऊपर होता, ये बॉक्स नीचे होता, तो इसमें कभी भी ओवरलैप नहीं होती। तो हम यहां पर लिखते हैं नो ओवरलैपिंग, नो ओवरलैपिंग। ये आपका बच्चों पहला रूल हो गया है, बहुत आसान है। जब एक बॉक्स की मिनिमम हाइट दूसरे बॉक्स की मैक्सिमम हाइट से ज्यादा है तो ऑब्वियसली वो पहला बॉक्स जो है दूसरे बॉक्स के ऊपर है, ठीक है ना। तो हम यहां पर कहेंगे कि नो ओवरलैपिंग, और इसमें प्रायोरिटी का कोई इश्यू नहीं है, यहां पर प्रायोरिटी मैटर नहीं करेगी, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा। अब देखो दूसरा रूल देखते हैं। दूसरा रूल क्या कह रहा है? दूसरा रूल भी ऐसा ही है, लेकिन वो किसके रिगार्डिंग में होगा? एक्स के रिगार्डिंग में होगा। हम क्या लिखेंगे? इफ, ये आपका रूल नंबर 2 है, हम लिखेंगे इफ एक्स मिनिमम ऑफ B1 इज ग्रेटर देन एक्स मैक्सिमम ऑफ बॉक्स 2। देखो सेम रूल है, बस ये एक्स के रिगार्ड में है। अगर हम इसको डायग्राम के थ्रू समझे तो ऐसा होगा, ये इस तरह से कुछ। देखो ये एक्स मिनिमम, ये मान लीजिए B2 है, ये मान लीजिए B1 है, ठीक है बच्चों। तो ये देखो एक्स मिनिमम है, ये एक्स मैक्सिमम है, ये एक्स मिनिमम है, और ये एक्स मैक्सिमम है, ठीक है। तो देखो रूल क्या कह रहा है? B1 बॉक्स का एक्स मिनिमम मतलब कि ये वाली वैल्यू, B2 बॉक्स के एक्स मैक्सिमम मतलब ये वाले वैल्यू, मतलब कि ये वैल्यू इससे ज्यादा है तो ऑब्वियसली ये इससे इधर की तरफ ही रहेगा, कभी भी ओवरलैप नहीं करेगा। तो हम लिख देंगे नो ओवरलैपिंग। अगेन नो ओवरलैपिंग। इस केस में भी हमें प्रायोरिटी डिसाइड नहीं करनी है। तो इस बॉक्स के अंदर जो ऑब्जेक्ट है और इस बॉक्स के अंदर जो ऑब्जेक्ट है उनके अंदर प्रायोरिटी कोई मैटर नहीं करती है। आप किसी भी कंपोनेंट को चाहे तो पहले ड्रॉ कर दीजिए या बाद में ड्रॉ कर दीजिए, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब बच्चों आता है थर्ड केस। अगर मान लीजिए इन दोनों में से कोई कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, इसका मतलब है कि अब आपका ओवरलैपिंग का केस बन सकता है। तो अब देखो ओवरलैपिंग में हमें क्या कंडीशन रखनी है? ओवरलैपिंग में हमें कंडीशन रखनी है, ओवरलैपिंग का रूल होता है किसके रिगार्ड में बच्चों? जेड के रिगार्ड में, जेड कंपोनेंट। तो एक्स वाई जेड हमारे पास 3 प्रिंसिपल एक्सिस होते हैं। तो एक्स वाई तो आपका 2D प्लेन का होता है और जेड आपको बताता है 3D एनवायरमेंट में आपको लेके चलता है, डेप्थ बताता है, आपकी तरफ ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस बताता है, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये लास्ट रूल है जेड के रिगार्डिंग में। अगर 2 ऑब्जेक्ट हमने 2 बॉक्स में रखी और 1 और 2 दोनों रूल सेटिस्फाई हो रहे हैं तो हम कहेंगे नो ओवरलैपिंग। इस केस में प्रायोरिटी का कोई मतलब नहीं है। तो अगर अब इनके अलावा अगर कोई केस आता है हमारे सामने तो हम बच्चों किसके ऊपर काम करते हैं? जेड के ऊपर। रूल क्या रहेगा? रूल रहेगा इफ जेड मिनिमम ऑफ बॉक्स 1 इज ग्रेटर देन जेड मैक्सिमम ऑफ बॉक्स 2। ये कंडीशन है। इफ एक बॉक्स की जेड मिनिमम, देखो इसको आपको मैं ऐसे समझा सकता हूं। देखो जैसे मान लीजिए मेरे पास ये 2 चीजें हैं, एक तो ये स्केच है और एक इसका कवर है, कैप है, ठीक है बच्चों। ये 2 चीजें हैं, देखो ये देखो दोनों चीजें एक दूसरे के ऊपर रखी हुई हैं। तो आप देख रहे हो कि ये कैप इसके ऊपर है और ये मार्कर है नीचे हाइड हो रहा है। तो देखो बच्चों, जो अगर मैं इस चीज को ऐसे देखूं, ये चीज ऐसे रखूं ऐसे करके, तो इसको मान लीजिए एक्स एक्सेस, इसको मान लीजिए वाई एक्सेस, और जो ये एक एक्सेस तीसरा जेड वाला ये आपकी तरफ होगा। समझ रहे बच्चों? ये ठीक उसी तरह से जैसे एक रूम का जो कॉर्नर होता है, तो रूम की विड्थ जो है हॉरिजॉन्टल हम देख रहे हैं एक्स एक्सेस, ठीक है, वर्टिकल हम देख रहे हैं वाई एक्सेस, और जो आपकी तरफ वैल्यू है उसको हम जेड बोलते हैं। तो ये मार्कर मैं इसके ऊपर रख रहा हूं, तो ये जेड की वैल्यू है, ठीक है बच्चों। तो देखो जेड की वैल्यू 0 यहां से शुरू होगी, 1 2 3 4 ये आपकी तरफ बढ़ता जा रहा है, ठीक है बच्चों। अब मान लीजिए देखो ये एक कैप है, ये कैप जो है पहले मार्कर रखा हुआ है, फिर उसके ऊपर कैप रखा हुआ है। तो ऑब्वियसली जो कैप की जो मिनिमम जेड वैल्यू है, तो कैप की देखो 2 वैल्यू होंगी, एक मैक्सिमम जेड वैल्यू और मिनिमम जेड वैल्यू। जो कैप की ये ऊपर वाली वैल्यू है ये जेड मैक्सिमम होगी, जो नीचे वाली वैल्यू है जेड मिनिमम होगी, ठीक है बच्चों। और जो ये मार्कर है, मार्कर की जो ऊपर जेड वैल्यू है ये मैक्सिमम होगी, जो नीचे जेड होगी मिनिमम होगी। अब कंडीशन क्या लगानी है हमें कि ये कैप की जो मिनिमम जेड है मतलब कि ये वाला वैल्यू, मार्कर के मैक्सिमम जेड मतलब कि ऊपर वाला वैल्यू, इससे अगर ज्यादा है तो ऑब्वियसली कैप ऊपर होगा। तो कैप की प्रायोरिटी हमें बाद में इसको ड्रॉ करना है, पहले हम मार्कर को ड्रॉ करेंगे और बाद में कैप को ड्रॉ करेंगे। यही रूल है हमारा, ये कहता है।
इफ जेड मिनिमम ऑफ B1 बॉक्स 1 का जेड मिनिमम बॉक्स 2 के जेड मैक्सिमम से ज्यादा होता है बच्चों, तो जो ये B1 बॉक्स है B2 को ओवरलैप करेगा। मींस B1 की प्रायोरिटी B2 से ज्यादा हो जाएगी। B1 बॉक्स के अंदर जो ऑब्जेक्ट है, जो कंपोनेंट है, B2 के कंपोनेंट के बाद में ड्रॉ होगा। पहले हम B2 के कंपोनेंट को ड्रॉ कर देंगे, उसके ऊपर हम B1 के कंपोनेंट को ड्रॉ करेंगे। तो B1 का कंपोनेंट, मान लीजिए B1 के अंदर ट्राइंगल है, B2 के अंदर रेक्टेंगल है, तो पहले हम ट्राइंगल को ड्रॉ करेंगे, उसके ऊपर हम रेक्टेंगल को ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारा एल्गोरिथम है, ये कंसेप्ट यूज किया था कंप्यूटर में, इस एल्गोरिथम को यूज करते हैं। थ्योरेटिकल एल्गोरिथम है, न्यूमेरिकल नहीं बनता है, लेकिन थ्योरेटिकल क्वेश्चन यहां से एग्जाम में बन जाता है। तो प्रायोरिटी एल्गोरिथम या पेंटर्स एल्गोरिथम ये आपका टॉपिक था। ठीक है बच्चों, इसी तरह से हम अगले लेक्चर में एक दो एल्गोरिथम और है इस टॉपिक से रिलेटेड, उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी के लिए चलते हैं। थैंक यू सो मच। और बच्चों एक चीज और, डीन एकेडमिक सर ने जो है एक टेस्ट लेने के लिए बोला हुआ है, तो आप लोग तैयार रहिएगा कि एक मैं ऑब्जेक्टिव बेस्ड एक टेस्ट कंडक्ट कराऊंगा जिसमें 25 क्वेश्चंस होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के, जिनके आपको ऑप्शंस चूज करने होंगे। ठीक ऐसे ही जैसे हमने एक बार exam.net पर टेस्ट किया था, आपको बस वहां पर आंसर्स अपनी चॉइस लिखनी होगी। ठीक है बच्चों, तो उसका डेट मैं आपको 1-2 दिन में बता दूंगा। ठीक है, 25 क्वेश्चंस का एक टेस्ट होगा जो आपको करना है। तो अभी के लिए चलते हैं। थैंक यू सो मच।